गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट। हालांकि हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी बनेगा, हो सकता है नियर अबाउट 1 आवर चला जाए, लेकिन आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स और प्रोटीन 4 तैयार करवाने वाले हैं। इसमें जो है हमारे पास वो मेथड है, यहाँ पे जो मैंने भाषा जो लैंग्वेज जो चूज कर रखी है वो लैंग्वेज आप कहीं नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो मैंने जो वर्ड्स शब्दों का जो चयन किया हुआ है इसके आंसर के रूप में, वो आंसर आप यूट्यूब या किसी भी किताब से नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स से निचोड़ निकालता हूँ और उस निचोड़ को आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आप लोग उनको बढ़िया तैयार करिएगा। अगर आप पढ़ते भी रहें 2 बार अगर आप वीडियो बेहतर देख लेंगे तो गारंटी आप बेहतर सीख जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को आप शेयर किया करो ताकि आपके दोस्त भी उससे लाभ उठा सकें। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया या हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट नहीं करना है तो कम से कम लाइक जो भी बटन है वो उसको तो आप प्रेस किया करो। लाइक तो करना, लाइक करिए, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट जरूर चेक करते हैं। कोई ना कोई तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। भाई वीडियो बनाया है हमारी प्राथमिकता थी, या प्रतिक्रिया देना आपकी प्राथमिकता है, तो अपनी ड्यूटी निभाइएगा, ठीक है। और अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। केवल 1 महीना हम प्रयासरत हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से तैयार करवा दें। इससे पहले हमने केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, डेरिवेशन फिजिक्स में बनाए हुए हैं और इंग्लिश में भी हमारे चैप्टर 4 प्रोज के कंप्लीट हो गए। कोशिश करेंगे हम सारे चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियो देख लिया करो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहले कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, देखिए जरा, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्टिंग हम करते हैं, आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। हाँ, तो देखिएगा जरा, शुरुआत करते हैं इसे। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सुनना। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? 3 चीज़ों से बने। तो हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और ये सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे सब में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे इनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं? पेड़ पौधों से ही इनको प्राप्त करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे इनका निर्माण क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं और जीव जंतु के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सैकेराइड्स भी बोला करते हैं। सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है कि या तो शर्करा होंगे या शर्करा एककों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें सैकेराइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अगर कोई सामान्य सूत्र का पूछ दे तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो, इनका सामान्य सूत्र CN या CH2O का होल Y होता है। इनका सामान्य सूत्र हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, इसका सामान्य सूत्र CH2O का होल Y होता है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, साथ छूट गया है कहीं ना कहीं। तो देखो, हमने बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, थोड़ा समझ के चलिएगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 के सहयोग से मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। मैंने यही आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अगली बात होती है कि पेड़ पौधे इनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। कौन सी प्रोसेस द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। हमारे वीडियोज को अगर आप देख रहे हैं तो बस 2 बार आप देख लीजिएगा, बस आपको जो नोट करने की आवश्यकता नहीं, बेहतर समझ में आ जाएगा। इन्हें हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये या तो शर्करा होंगे और नहीं तो शर्करा बहुलकों से, एककों से, बहुलक बोल दो, एकक बोल दो, कुछ भी बोल दो, शर्करा अणु बोल दो, या तो ये शर्करा होंगे या शर्करा एककों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हम सैकेराइड्स भी कहा करते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल Y होता है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होंगे? तो हमें पता है जंतु स्रोत नहीं है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट किसके? वानस्पतिक स्रोत, क्योंकि जंतु जो होते हैं वो तो इनको खुद खाते हैं एनर्जी के लिए। तो इनके वानस्पतिक स्रोत क्या होते हैं? गेहूं, चावल, जितना भी अनाज है, मक्का, केला, अन्य फल, सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, केला,
ठीक है, ये अनाज जितने भी होते हैं लहू में सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है, अब सुनिए, कार्बोहाइड्रेट को बांटा कितने भागों, वो समझ में आ गया आपको, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर केवल दो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक होता है शर्कराएं जो जल में घुलनशील होंगे, क्रिस्टलीय होंगे, स्वाद में मीठे होते हैं। दूसरे होते हैं अशर्कराएं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं, खाली एक आप याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि ये जल में अघुलनशील होते हैं, स्वादहीन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। ये क्या कहलाती है, अशर्कराएं कहलाती हैं। जब आप अशर्कराओं की बात करेंगे, अशर्कराओं की, तो स्टार्च, बताइए आलू, आलू जो कंद में निकलता है वो क्या है, स्टार्च है। और स्टार्च में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है, लेकिन वो स्टार्च मीठा नहीं होता है। पानी में इसको घोल दो, आलू को घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, पेस्ट बना दो तब भी नहीं घुलेगा पानी में, तो जल में अघुलनशील। अब आप उस आलू को आप अगर खाते हैं, कच्चा आलू खा रहे, क्या टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। ये जल में अघुलनशील होता है, स्वादहीन होता है, स्वाद नहीं होते इसमें, ठीक है। और कैसे होता है, मीठे भी नहीं होते हैं, मीठे नहीं है, स्वादहीन है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे अशर्कराएं कहलाते हैं। तो बस हमने यही बताया कि पहले हमारे भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो केवल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है शर्कराएं और नंबर दो अशर्कराएं। शर्कराएं कैसी होंगी, क्रिस्टलीय होंगी, बताइए, चीनी के, लैक्टोज के, सुक्रोज के, इनके टुकड़े करे जा सकते हैं, लेकिन हमंड के टुकड़े नहीं कर सकते, ग्लाइकोजन के, ग्लाइकोजन यहाँ पे है, ठीक है, ग्लाइकोजन के टुकड़े नहीं कर सकते। तो देखिए ये क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। शर्कराएं कैसी होती हैं, क्रिस्टलीय, स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होती हैं, जैसे में ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लैक्टोज, सुक्रोस आदि। ग्लूकोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, सुक्रोस हो गया, ये सब क्या है, शर्कराएं होती हैं। अशर्कराएं क्या होती हैं, ये अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं और स्वादहीन होते हैं। मैंने यही तो अभी बताया ना आपको कि अक्रिस्टलीय होंगे, टुकड़े नहीं कर सकते आप, ठीक है, जल अघुलनशील होंगे। बताइए, चीनी है, चीनी के देखो सारे कण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या आलू के ऐसे कण अलग हो सकते हैं, आलू स्टार्च है लेकिन कण नहीं अलग हो सकते हैं। तो अक्रिस्टलीय होंगे, जल में नहीं घुलेगा, तो मैंने भी बताया, स्वादहीन होते, कोई टेस्ट नहीं होता है। जैसे में स्टार्च, स्टार्च में सबसे बढ़िया एग्जांपल आलू हो गया, सेलुलोस हो गया, घास में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेलुलोस होता है। हालांकि जो पेड़ पौधे होते हैं कोशिका भित्ति के निर्माण में भी इसका काम होता है, लेकिन सेलुलोस का सबसे बड़ा काम होता है जानवरों में। किसके जानवरों में इसका काम कैसे होता है, मैं थोड़ा आपको देखो बताता हूँ चित्र के माध्यम से थोड़ा बताता हूँ कि इसका जानवरों में उपयोग कैसे होता है। नहीं पहुंचे वहां तक, चलो भाई पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखा रहे एक जानवर का। हमें पता है जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये अपेंडिक्स, यहाँ अपेंडिक्स इसको बोला करते हैं, तो ये इसका पाचन करती है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। फिगर दिखाते हैं आपको, क्या दिखाते हैं, केवल इमेज की बात करेंगे हम, जो है केवल इमेज की बात करेंगे। शायद यहाँ तो नहीं हम ढूंढ पाएंगे, वक्त लगेगा इसमें। ये दिख रहा है, बढ़िया। देखो ये एक एनिमल का डाइजेस्टिव, क्या आ गया भाई, फिगर चाहिए था, फोटो आ गया। देखो यहाँ से दिखा देते आपको। ये है एक, शायद भैंस है, गाय है, कुछ नहीं पता, तो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये तो यहाँ पे देखिए जरा, ये तो हमारा आसोफेजियल ग्रसनी हो गई, ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये रेक्टम हो गया यहाँ पे, सही है, क्या है, रेटिकुलम हो गया, और क्या है, एवोसम हो गया, यहाँ पे शायद वो दिखा नहीं रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, रूमल हो गया,
रूमेल रूमेल जब कभी भी गाय भैंस जो पेट में खाना अगर फंस जाता तो वो निकाल देते, इसको हल्का सा चीरा लगाते हैं रूमल का और रूमल से सारा कचरा निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे फंदा लगा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद यहीं पर एक अपेंडिक्स होती है। कौन सी होती है? अपेंडिक्स होती है, जिसे आप क्रम रूप परिशिष्का कहते हैं। जब मानव की बात करेंगे तो मानव में बड़ी आंत के साइड में लगी हुई एक 9 सेंटीमीटर मोटी, उंगली के समान मोटी संरचना वाली 9 सेंटीमीटर लंबी जो होती है वो होती है नाल, जो बड़ी आंत के पास में होती है नाल, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, क्रम रूप परिशिष्का कहते हैं। वो क्या करती है? सेलुलोज का पाचन नहीं करती है। हालांकि जानवर, हम लोग घास खाते नहीं है तो सेलुलोज की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए वो हमारे अंदर अवशेषी अंग हो गया। लेकिन जानवर क्या करते हैं? जानवर घास खाते हैं और इसीलिए उनके अंदर जो होता है वो आंत जो होती है एक्टिव होती है, बड़ी आंत होती है। ऐसे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो उनमें क्या होता है कि ये आंत जो होती है एक्टिव हुआ करती है, बड़ी आंत होती है। तो क्रमरूप परिशिष्का जो होती है, अपेंडिक्स जो होती है, वो सेलुलोज का पाचन करती है। हम यहाँ पे यही कहना चाहते थे कि यहाँ पे जो सेलुलोज होता है, आप लोग बात कर रहे थे सेलुलोज, सेलुलोज क्या करता है? जानवर जो होते हैं, हम लोग ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। काइटिन होता है, आपने देखा होगा घोंगा, आप शंख जो बजाते हैं ऐसे घोंगा छोटे छोटे बारिश के मौसम में होते हैं, सीपी होती है। तो ये इनका जो कवच होता है बड़ा मजबूत कवच होता है, कछुआ में कवच होता है। तो ये सब किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। या आप लोग बात करो कॉकरोच मर जाए, मरने के बाद में 2, 4, 6, 8 दिन बाद क्या देखेंगे? उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो सारे चींटियाँ खा जाती हैं। कोई अन्य जीव खा ले, चींटी खा जाएगी, लेकिन बचेगा क्या? खोल बचेगा। ऐसे पूरा कॉकरोच उठा ले, पूरा डिजाइन दिख जाएगा आपको। तो वो सब क्या होता है? ये जो खोल जो होता है, कवच होता है, काइटिन का बना होता है। मंड क्या होता है? ये स्टार्च और मंड, ये सब क्या होता है? ये हमारा पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन समझिएगा, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा, हम खूब खाना खा रहे, अब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई, हमें एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो ग्लूकोज इकट्ठा होता रहता है। क्या करता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, हमारे यकृत के पास में जम जाता है, यकृत में इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही आप अगर फास्ट रहते हैं या किसी कारणवश आपको खाना नहीं मिलता है तो अब आपको एनर्जी चाहिए। फास्ट वाले दिन एनर्जी कौन देता है? तो वही ग्लाइकोजन जो होता है टूट करके भोज्य ग्लूकोज में टूटता है और हमें एनर्जी देता रहता है। तो ये क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, जो भोज्य पदार्थ के रूप में मनुष्य में संचित रहता है। तो बताइए, भौतिक गुणों के आधार पर दो होते हैं, शर्कराएं होती हैं। शर्कराएं क्रिस्टलीय स्वादहीन, जो स्वाद में मीठे, जल में घुलनशील होते हैं। अशर्कराएं स्वादहीन, अक्रिस्टलीय और जल में अघुलनशील होती हैं। फिर हम बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर क्या होता है? 3 होते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से रासायनिक गुण में होते हैं? नंबर 1 होता है मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स को हम डाइसैकेराइड्स भी कहते हैं। नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की हम बात कर रहे थे। तो मोनोसैकेराइड्स में 2 से 9 तक कार्बन परमाणु होते हैं। क्या होता है? 2 से 9 तक कार्बन परमाणु होते हैं। एक क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जैसे में जब आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो ग्लूकोज, फ्रक्टोस, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, ठीक है। और एक जो डीएनए आरएनए में शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शर्करा, वो इसी का एग्जाम्पल होती है। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत सरल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 2 से 9 तक केवल कार्बन परमाणु होते हैं। इनमें 2 से 9 तक कार्बन परमाणु होते हैं। एक क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते हैं। जैसे में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, गैलेक्टोस हो गया, राइबोस तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा आदि। तो मैंने यही तो अभी बताया ना आपको, क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोस, सुक्रोस, ठीक है, सॉरी, गैलेक्टोस और राइबोस, डीऑक्सीराइबोस शर्करा आदि। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ओलिगोसैकेराइड। समझ के चलिएगा, बेहतर समझ के चलिएगा, आप इधर उधर विचलित ना होइएगा, लगातार जुड़े रहेगा हमसे। तो देखो हम बात करें ओलिगोसैकेराइड्स। जब मोनोसैकेराइड्स में 2 से 9 कार्बन परमाणु होते हैं, लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। प्रायः तो ज्यादातर क्या मिलेगा आपको एग्जांपल आप जो जानते हैं वो अक्सर 2 मोनोसैकेराइड्स के होते हैं, अर्थात इसीलिए इसे डाइसैकेराइड्स भी कहा जाता है। तो हमने बताया कि इनमें 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड्स होते हैं,
ठीक है, ये बात वही जब उसी के हैं तो क्रिस्टलीय होंगे, स्वाद में मीठे होंगे, जल में घुलनशील होते हैं। ये तो एग्जाम्पल गुण वही आ गए क्योंकि उसी जो मोनोसेकेराइड से बना है। लेकिन सामान्यतया जो होता है डाइसेकेराइड से होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं? डाइसेकेराइड से होते हैं। जैसे आप सुक्रोज की बात करो, माल्टोज की बात करो, लैक्टोज की बात करो। सुक्रोज होता है चीनी, गन्ने की शर्करा। गन्ना है, चुकंदर, चुकंदर से भी बहुत अधिक मात्रा में चीनी बनती है, लगभग 35% बनती है, और 65% जो होती है गन्ने से चीनी बनती है। तो चुकंदर या गन्ना जिससे जो चीनी प्राप्त होती है, शर्करा प्राप्त होती है, ये क्या है? डाइसेकेराइड से। क्यों है? क्योंकि जब आप चीनी को तोड़ते हैं, जल में घोलते हैं, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। दो सेकेराइड मोनोसेकेराइड्स बने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। जब दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना तो उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड्स। सुक्रोज की बात आता है माल्टोस। माल्टोस किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे बनता है? स्टार्च से बनता है माल्टोस। और जब माल्टोस बनाएंगे तो माल्टोस को जब जल विघटन होता है तो ये दो ग्लूकोज में टूटता है, दो ग्लूकोज, डाइसेकेराइड्स हो गया। और लैक्टोज जो होता है, ये जब जल विघटन होता है तो ये टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस में। तो दो मोनोसेकेराइड्स हो गए। तो सब दो के एग्जाम्पल है मेरे पास। तो हमने बताया इनमें 2 से 9 तक मोनोसेकेराइड्स होते हैं, क्रिस्टलीय, स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील होते हैं। इन्हें सामान्यतः डाइसेकेराइड्स भी कहा जाता है, डाइसेकेराइड्स पाए जाते हैं। जैसे में आप क्या लिखेंगे? जैसे में हमने बताया सुक्रोज। अब देखना जरा, सुक्रोज कहता होगा ये जल अपघटन पर, मैंने यही अभी बताया आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। किसकी शर्करा है? गन्ना और चुकंदर की। गन्ना और चुकंदर से जो शर्करा प्राप्त होती है, चुकंदर से 35% में शर्करा बनती है, और गन्ना जो होता है, गन्ना से 65% तक शर्करा बनती है। तो देखिए, इसका जब आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो बताइए, चीनी का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये चीनी हो गया। जल अपघटन करा दीजिएगा, H2O गिव्स आउट, ऊपर डाल दीजिए H2SO4। H2SO4 क्या करता है? इसमें हानिकारक जीवाणुओं का विभक्षण करता है, ठीक है। तो चीनी हो गया, यहाँ पे कभी कभी H पॉजिटिव डाल देते हैं, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलता है, ठीक है। तो ये टूटेगा किस में? ग्लूकोज में टूटेगा, C6H12O6, और प्लस ये फ्रक्टोज में टूटेगा, C6H12O6। ये क्या हो गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। किसकी हम बात कर रहे थे? देखना जरा, ये हो गया हमारा चीनी, इसको क्या कहेंगे आप? सुक्रोज कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे। ये जब इसका जल अपघटन हुआ H2SO4 की उपस्थिति में तो बना ग्लूकोज, ग्लूकोज और बना फ्रक्टोज। फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होते हैं। मैं आपको अगले वीडियो का भी जरूर सिखाऊंगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया चीनी। अच्छा, फार्मूला सेम होते हैं तो रिएक्शन मिलाओ में सेम होता है। जब आप माल्टोस की बात करेंगे तो माल्टोस ये कौन सी शर्करा होती है? ये हमारी कार्बोहाइड्रेट से बनती है। ये भी जल अपघटन पर क्या करती है? 2 ग्लूकोज देती है। फार्मूला इसका भी सेम होता है, माल्टोस का भी फार्मूला जो चीनी का वही इसका है। क्या होगा? C12H22O11। ये हो गई माल्टोस। क्या हो गई? ये माल्टोस हो गई। जब इसका आप जल अपघटन करा देंगे, H2O से रिएक्शन करा देंगे, इसमें उपस्थिति यही डाल दो या H पॉजिटिव डाल दो या माल्टेस एंजाइम डाल दो, माल्टेस एंजाइम, ये भी कार्य करता है। और नहीं तो आप H पॉजिटिव केवल डाल दो, एक ही बात है, कोई एक डाल देना, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये टूटेगा 2 ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये 2 ग्लूकोज में टूटता है। कैसे? आप इसका नाम जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो किसी को क्या पता है आप ग्लूकोज बनाए हैं। ये भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, और ये भी ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। 3 एग्जाम्पल हमने दे रखे होते तो बहुत है। तो देखो, लैक्टोज तीसरा नंबर क्या है? लैक्टोज ये दूध की शर्करा होती है, दूध का मीठापन आपने देखा, तो ये दूध शर्करा में लैक्टोज होता है, लैक्टिक एंजाइम होता है, लैक्टोज शर्करा होती है, ठीक है। तो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है। फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? लैक्टोज का फार्मूला C12H22O11 प्लस जल अपघटन गिव्स आउट, ये क्या होता है? लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, लैक्टेस एंजाइम। या ये ना लिखना आप तो H पॉजिटिव इसका भी डाल देना। ये बनाएगा एक ग्लूकोज O6 प्लस एक गैलेक्टोस,
नाम नाम बदलिएगा, क्योंकि नाम ही केवल इसके मुख्य होते हैं, बाद बाकी देखने में सेम होगा। ये लैक्टोस हो गया और सूत्र इनके समान होते हैं, संरचना सूत्र बदलते हैं। ये ग्लूकोस हो गया, ग्लूकोस, ये हो गया गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, ठीक है। तो मैंने यही बताया, हमारे पास देखिए जरा कि सबसे पहले क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स होता है, इसमें 2 से 9 तक कार्बन परमाणु होते हैं, क्रिस्टलीय स्वाद में, मीठे जल में घुलनशील होते हैं, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। फिर हमने बताया दूसरा नंबर डाइसैकेराइड्स, इसको ओलिगोसैकेराइड्स भी कहा जाता है, इसमें 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और जब उन्हीं से बने तो जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे और क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। जैसे में ज़्यादातर कौन होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं, जैसे में सुक्रोज कर देना, 2 टूटेगा तो क्या बनेगा, 2 ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। माल्टोज करना, जब टूटेगा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज बना देगा। लैक्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज और लैक्टोज बना देगा। फार्मूला बिल्कुल तीनों के आप सेम लिखते चले जाना, कतई सेम, एक लिखना वही तीनों उतार देना, खाली नाम बदलते जाना। चीनी वाले में ग्लूकोज फ्रक्टोज लिखना, इसमें माल्टोस है तो ग्लूकोज लिखना, और अगले वाले में लैक्टोस है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोस लिखना, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा आता है, इसके 3 पॉइंट होते हैं, रासायनिक गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीसरा नंबर होता है ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड, पॉली माने बहुत से होता है, और बहुत से का मतलब क्या आप बात करेंगे, जो मोनोसैकेराइड्स भी मिले और डाइसैकेराइड्स भी मिले तो उसी को हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स दोनों के किसके किसके बहुलक होते हैं, ये मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स दोनों के बहुलक होते हैं, और जब दोनों के बहुलक हैं तो कोई जरूरी नहीं जल में घुलनशील हो, क्रिस्टलीय हो, इसीलिए ये अक्रिस्टलीय भी होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। बताओ, परिभाषा याद हो जाएगी। पॉलीसैकेराइड स्पेशल परिभाषा आ जाती है 1 नंबर में, ओलिगोसैकेराइड्स पर टिप्पणी लिखो। डाइसैकेराइड्स में जो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लघुत्तरी क्वेश्चन और विस्तृत क्वेश्चन सब शामिल है, विस्तृत भी इसी में शामिल है, ठीक है। इतने से ही आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, मैंने आपके लिए बेहतर कंटेंट चूज किया हुआ है। तो देखिए पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के बहुलक होते हैं, ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। जैसे में ग्लाइकोजन, स्टार्च, मंड, काइटिन, सेलुलोस आदि। अभी मैंने सारे के एग्जांपल बताए थे। हमने बताया ग्लाइकोजन, जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात यह शरीर में संचित कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट ही। दूसरा नंबर स्टार्च। अब स्टार्च कहाँ होता है, पेड़ पौधे, आलू का पौधा छोटा सा रहा, धूप मिली, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, और प्रोसेस होने पर क्या हुआ कि उसे भोजन बनाया, उसने स्टार्च बनाया, खाया नहीं बच गया तो सारा इकट्ठा करके कंद के रूप में इकट्ठा कर दिया, जिसे हम लोग आलू कहते हैं, ठीक है। तो पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट हो गया। सेलुलोस क्या करता है, ये पौधों का ही कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, संरचना। अब जो कोशिका भित्ति बनाएगा तो इसका मतलब संरचनात्मक इकाई होती है, या पौधों की संरचनात्मक इकाई होती है जो कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। अगला डी नंबर है मेरे पास काइटिन। डी नंबर क्या है मेरे पास, काइटिन है। काइटिन हमने अभी बताया आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, जैसे आपने काकरोच मर गया, काकरोच को आपने उठाया, आप देखेंगे 4-5 दिन बाद खोखला काकरोच बच जाएगा, अंदर का मटेरियल चींटियां खा गई, तो ये क्या होता है मेरे पास, यही काइटिन होता है। तो आर्थ्रोपोडा जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट होती है, और ये क्या करती है, बाह्य कंकाल बनाती है, जंतुओं का बाह्य कंकाल बनाती है। इसको ध्यान रख के चलिए, बहुत सरल सा पॉइंट है, ठीक है। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल आप दे देना, जो भी याद रहें, कोई जरूरी नहीं सारे एग्जाम्पल आप दे ही डालें, भूल भी तो सकते हैं आप, ठीक है, भूलना भी तो व्यक्ति की फितरत है। तो सबसे पहले आप कौन से लेना, ग्लाइकोजन लेना, स्टार्च, सेलुलोस और काइटिन हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। हालांकि कार्य मैंने सब बता दिए, जो हमने इसके प्रकार थे वही इसके कार्य थे, तो हमने कार्य तो लघु में सब बता दिए हैं, ठीक है। क्या है इसके जैविक कार्य, जरा देखिएगा। नंबर 1, जैविक ईंधन के रूप में इसका उपयोग क्या होता है, जैविक ईंधन के रूप में होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहली बात होती है, जब ग्लूकोज हम लोग खाना खाते हैं, खाना से हमें भोजन में ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज रक्त में मिलता है, मिलने के सारी कोशिकाओं में जाता है, वहाँ पे इसका श्वसन होता है, टूटता है ग्लूकोज, और इसके टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या हुआ, जैविक कार्यों के लिए या जैविक ईंधन के रूप में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है।
दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, अभी हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है ग्लाइकोजन। दूसरा नंबर है ग्लाइकोजन और स्टार्च। हमने ये दोनों बताए। ग्लाइकोजन कौन इकट्ठा करता है? जीव जंतुओं के शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन संचित होता है। पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में वो भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च संचित होता है। ठीक है, संचित कार्बोहाइड्रेट होता है। ये दोनों ही भोजन के रूप में संचित किए जाते हैं। सेल्यूलोज क्या करता है? संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि यह कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। पेड़ पौधे कोशिका भित्ति का निर्माण यही करता है। अगला पेंटोस शर्करा है। अब मैंने अभी शर्करा भी तो आपसे बोला था, कौन कौन सी? वो मोनोसैकेराइड्स की याद करिए आप। बात कौन थी? डाइसैकेराइड्स और क्या नाम उसका, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। तो ये दोनों क्या करती हैं? डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होती हैं। पेंटोस शर्कराएं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। मैं इस पे एक पर्सनल वीडियो बना हुआ न्यूक्लिक अम्ल पे, जहाँ पे आपको डीएनए आरएनए सब में विद स्ट्रक्चर फार्मूला के समझा हुआ। बहुत बढ़िया कंटेंट है मेरे पास इसका। आगे हमने बात की आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज से वसा और अमीनो अम्ल का भी निर्माण होता है। अगर आपको जरूरत पड़ गई तो ग्लूकोज से वसा और अमीनो अम्ल दोनों का निर्माण जो था कौन करता है? कौन करता है? ये देखो, ग्लूकोज से जब वसा बनेगी और अमीनो अम्ल दोनों ही, मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और वसा तथा अमीनो अम्ल किससे बनता है? इससे मिस्टेक नहीं, सही है, वसा से अमीनो अम्ल बनता है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज या ग्लूकोज से वसा और अमीनो अम्ल दोनों ही बन जाते हैं। ठीक है, दोनों का निर्माण होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से नोट कर देना। आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज से वसा तथा अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो बताइए, इसके जब आप कार्य लिखेंगे तो कार्य आप वहीं से ले सकते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, मैंगनीज, वहां से भी आप कार्य उठा सकते हैं। बात वही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में, इसके प्रकार, वर्गीकरण, ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। और इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शेष अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हार्मोन्स क्या होता है, इसका वर्गीकरण करना है। तब तक के लिए जो है, जय हिंद। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा।